वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग न्यूटन्स लॉज में सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो बड़ा ही सिंपल है। उसका कहना ये था कि जब कोई मास m है, लेट्स सपोज, ठीक है, और मास m जो है इनिशियली लेट्स सपोज u वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, राइटवर्ड डायरेक्शन में, और कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी जो होती है वो v हो जाती है राइटवर्ड डायरेक्शन में मास m की, ठीक है। तो वेलोसिटी में चेंज आया, तो हम एक कॉन्सेप्ट जानते आए हैं कि लीनियर मोमेंटम का p इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, राइट। मोमेंटम इज इक्वल टू mv होता है, ये हम जानते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, पी आई कह दें उसे अगर, तो m इंटू यू होगा, राइट। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, पी एफ कह दें अगर उसे, तो m इंटू वी होगा, ठीक है। अच्छा, तो न्यूटन का कहना था, जो उसने सेकेंड लॉ दिया, कि जो फोर्स अप्लाइड होता है, देखो कभी भी कोई बॉडी में वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, ठीक है, तो वो बिना फोर्स अप्लाइड के नहीं पॉसिबल है। कोई ना कोई फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है, तभी जाके इसमें वेलोसिटी में फर्क आया, यू से वी हो गई वेलोसिटी इस एफ के कारण। तो वो जो एफ अप्लाइड हुआ, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के बराबर होगा। क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है तो मोमेंटम में भी चेंज आया हुआ है, तो डेल्टा पी हो रहा है ना, पी एफ माइनस पी आई। और जाहिर सी बात है कुछ टाइम में हो रहा है ये चेंज, यू से वी वेलोसिटी होने में कुछ समय लगा टी का। अच्छा, तो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ही जो होगा वो फोर्स अप्लाइड के बराबर होगा, जिस फोर्स के कारण इस मास एम में वेलोसिटी का चेंज आया यू से वी की तरफ, ठीक है। अच्छा, तो ये एक्चुअली में बेसिक स्टेटमेंट है न्यूटन का सेकेंड लॉ का, ठीक। अच्छा, अब इसको जरा डिराइव करते हैं। डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी एफ माइनस पी आई लिख सकते हैं, राइट। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और डेल्टा टी कितना होगा, टी होगा सिर्फ, ठीक है ना। अच्छा, और ये फोर्स के बराबर होगा जो फोर्स अप्लाई किया गया, जिसकी वजह से ये वेलोसिटी में चेंज आया। तो पी एफ कितना है, देखो ध्यान से, एम वी है, और पी आई कितना है, एम यू है। बीच में माइनस साइन था ही, अपॉन में टी कर दिया हमने। और अगर इसमें से m कॉमन ले लो तो क्या बन गया, v माइनस यू अपॉन में टी, ठीक है। और v माइनस यू अपॉन में टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, राइट। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये हम पढ़ते आए हैं। और dv को अगर हम लोग डेल्टा के टर्म्स में लिखें तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। और डेल्टा v यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी का, u से v की तरफ हो रहा है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि v माइनस यू अपॉन में डेल्टा टी कितना है, टाइम t लग रहा है हुआ है, यही एक्सेलरेशन के बराबर हो गया। तो हम लोग v माइनस यू बाई टी को क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं यहाँ पे पूरे की जगह पे, तो एम ए बन गया, ठीक है। तो यहीं से एक फॉर्मूला डेवलप होता है f इज इक्वल टू एम ए, जो बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, और इसको हम लोग बार बार यूज़ करेंगे पूरे मैकेनिक्स में, पूरे न्यूटन्स लॉज में, कि f जो होता है फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू किसी m मास की बॉडी पे जिसमें अगर a एक्सेलरेशन डेवलप हुआ, तो m इंटू ए ही जो होगा वो फोर्स, नेट फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। दैट इज द अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। जो स्टार्ट होता है बेसिक स्टेटमेंट से कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास m, एंड दैट कम्स टू ए कंक्लूजन कि f इज इक्वल टू एम ए के बराबर होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो रॉकेट का केस ले लो। रॉकेट में सपोज करो ये मास m है, ठीक है, मास m का रॉकेट है, और यहाँ से कुछ एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही होती हैं, राइट। तो जाहिर सी बात है कि जब एग्जॉस्ट गैस निकलेगी तो बहुत हैवी मात्रा में इसका मास जैसे ही ऊपर जाएगा वो कम होता चला जाएगा, राइट। तो सिर्फ फोर्स इस बार हम लोग डी पी बाई डी टी नहीं लिखेंगे, इस बार मास भी वेरी कर रहा है, बिकॉज ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेट कर रहा है, तो वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है, लेकिन क्योंकि बहुत सारा मास, क्योंकि कभी कभी क्या होता है रॉकेट जब ऊपर जा रहा होता है तो शटल को लूज करता है, तो मास इसका वेरी करता रहता है ऊपर जाने के बाद, हाइट, बहुत ऊंची हाइट पहुंचने के बाद। तो अगर इसी को हम लोग लिखें, ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ से आया हुआ है ना स्टेटमेंट, तो डी बाई डी टी ऑफ क्या लिख सकते हैं, एम वी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और डी बाई डी टी का अगर हमने डिफ्रेंशिएशन किया मास और वेलोसिटी में, तो देखो दो चीज़ें आ रही हैं। एक कि जब मास कांस्टेंट होगा तब इक्वेशन क्या बनेगी, मास dv बाई डी टी प्लस प्लस, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा और मास वेरिएबल होगा तब dm बाई डी टी बन जाएगा। तो फोर्स का ये एक इक्वेशन आता है रॉकेट के केस में, जिसमें हम लोग दोनों को यूज़ करते हैं,
मास को एक बार वेरी करके हम लोग डीएम बाई डी निकालते हैं, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट रखते हैं उस केस में, और एक केस में वेलोसिटी को हम लोग वेरिएबल रखते हैं, तो डी वी बाई डी टी आ जाता है और मास एम आ जाता है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट रहेगा। तो डी वी बाई डी टी तो हमें पता है एक्सेलरेशन होता है, ये हो गया एम ए प्लस वी डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू एफ। तो इस फॉर्मूले को हम लोग रॉकेट के केस में यूज करते हैं, लेकिन ये आता कहाँ से, ये सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से ही आता है, दैट एफ एक्सटर्नल और एफ नेट कुछ भी कहना चाहो ऑन ए बॉडी, कोई भी बॉडी हो मास एम की, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर ही होती है, ठीक है। अच्छा, और हम लोग एक और चीज जानते आए हैं, फॉर जनरल केस जहां पर मास वेरिएबल ना हो, उस केस में एफ नेट कितना आता है, मास इंटू एक्सेलरेशन आता है, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब मान लो इस केस में हमें ये एम मास की बॉडी दी हुई है, ठीक है, और ये एम मास जो है सरफेस पे रखा हुआ है, किसी टेबल पे रखा हुआ है लेट्स सपोज, और F1 इस दिशा में लग रहा है, F2 इस दिशा में लग रहा है, दो फोर्स लग रहे हैं इस मास एम पे, ठीक है, और ये भी दिया हुआ है कि F1 इज ग्रेटर देन F2, ये वाला फोर्स F2 से ज़्यादा है, तो इसमें एक्सेलरेशन कितनी डेवलप होगी। तो हम लोग सेकेंड लॉ सभी पढ़ते आए हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, राइट। तो अगर F1 ज़्यादा है F2 से, तो बॉडी इस तरफ एक्सेलरेट होगी ना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ होगी मास एम में, तो एफ नेट कितना होगा, अब देखो F1 माइनस F2 होगा, एफ नेट F1 माइनस F2 इज इक्वल टू दैट इज कॉजिंग दिस बॉडी टू एक्सेलरेट विद एक्सेलरेशन A, तो मास इंटू A हम लिख सकते हैं इस पूरे एफ नेट के बराबर। अब तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, F1 माइनस F2 अपॉन में M आ गया, इतना एक्सेलरेशन डेवलप होगा, और क्योंकि F1 बड़ा है F2 से, इसीलिए हमने F1 माइनस F2 लिखा और डायरेक्शन एक्सेलरेशन की राइट वर्ड बनाई, ठीक है। अच्छा, अब इसमें पूछा है कि नॉर्मल, यहाँ नॉर्मल क्या होता है, देखो एक्सेलरेशन तो हम समझ गए, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो राइट वर्ड है, ठीक है, लेकिन इस मास m में mg फोर्स भी तो लग रहा है नीचे की ओर, बिकॉज अर्थ जो है किसी भी मास को अपनी तरफ सेंटर की ओर खींचती है mg फोर्स से, ठीक है, तो mg फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो हमने डाउनवर्ड दिखाया है इस mg फोर्स को। और न्यूटन का एक और लॉ होता है, थर्ड लॉ, जिसमें वो कहता है कि कोई बॉडी अगर किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रही होती है, तो दूसरी बॉडी भी उस पहले बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, और वही फोर्स यहाँ पर नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल इस केस में किसके बराबर है, देखो अगर बैलेंस, क्योंकि इस वर्टिकल दिशा में ये m मास कहीं मूव नहीं कर रहा ऊपर नीचे, यहाँ पर स्टेबल बना हुआ है, यानी कि ये नॉर्मल और ये mg बैलेंस कर रहा है, तो नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg, नॉर्मल फोर्सेस में कितना हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा, ठीक। इस क्वेश्चन में देखते हैं, पूछा है कि फाइंड ए एन नॉर्मल ऑन द बॉडी। अब फोर्स जो इस मास m पे लग रहा है, ये मास अगेन जो है टेबल पे रखा हुआ है किसी, और ये फोर्स अब थीटा एंगल पे लग रहा है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। तो पहले तो एक काम करते हैं, इस f के कंपोनेंट ले लेते हैं, x डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, f cos थीटा, और यहाँ कंपोनेंट आएगा f sin थीटा, ठीक है। तो एक चीज समझो कि mg फोर्स नीचे लग रहा है, राइट, और नॉर्मल भी एक लग रहा होगा ऊपर की ओर, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में देखो एक बार, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ f cos थीटा ही एक फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये मास m राइटवर्ड मूव करेगा, तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन डेवलप होगी ना मास m में, वो कितनी होगी, हम जानते हैं एफ नेट सेकेंड लॉ से ma के बराबर होता है, न्यूटन के सेकेंड लॉ से, और एफ नेट कितना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख रहे हैं हम लोग, तो वो f cos थीटा ही है, तो f cos थीटा लिख दिया इज इक्वल टू मास इंटू a, तो a कितना आ गया, f cos थीटा अपॉन में m आ गया, ठीक है। तो इतना एक्सेलरेशन राइटवर्ड डायरेक्शन में डेवलप होगा इस मास में। अब नॉर्मल कितना होगा, तो देखो अब वर्टिकल वाले फोर्सेस के बारे में देखो, क्योंकि मास m स्टेशनरी है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, यहाँ पर रुका हुआ है, स्टेबल है, यानी कि ऊपर के जितने फोर्सेस हैं और वर्टिकल अपवर्ड वाले वो वर्टिकल डाउनवर्ड वाले के बराबर हैं, तभी ये बीच में टिका हुआ है, यानी हम कह सकते हैं n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg। तो n कितना आ जाएगा नॉर्मल इस बार, mg माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है, इस बार नॉर्मल इतना हो जाएगा mg माइनस एफ साइन थीटा, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा f cos थीटा अपॉन में m, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फाइंड a एंड n ऑन द बॉडी, एक्सेलरेशन निकालना है और नॉर्मल निकालना है इस 4 kg की बॉडी पे, और ये 4 kg कहाँ रखा हुआ है, किसी मान लो सरफेस पे या टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो अगेन इस 25 न्यूटन को जो 37 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, इसको एक्स एक्सिस पे
रिजॉल्व करें और वाई एक्सिस में रिजॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 25 कॉस 37 यहाँ आ गया और यहाँ पे आ गया 25 साइन 37। ठीक है, वैसे ही 10 का हमने कंपोनेंट किया तो 10 इस डायरेक्शन में था, यहाँ पर कंपोनेंट आया 10 कॉस 53 और यहाँ आया 10 साइन 53। ठीक है, अच्छा तो देखो कि इस 4 kg पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक बार एक काम करते हैं कि ये cos 37 साइन 37 और ये सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो 37 अगर ये एंगल होता है तो इस ट्रायंगल में हम देखते हैं 37 के सामने वाला जो साइड होता है वो 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। तो cos 37 कितना हो जाएगा 4/5, तो ये वैल्यू आ गई 25 इंटू 4/5 यानी कि 5 है 25, ये हो गया 20 न्यूटन। ठीक है, वैसे ही 25 साइन 37 कितना होगा 3/5 होगा, ये हो जाएगा 25 इंटू 3/5 यानी 5 5 25 5 15 न्यूटन। अब यहाँ देखो 10 साइन 53, ये 53 होता है ना एंगल, तो साइन 53 हो जाएगा इसके सामने वाला 4 हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 साइन 53 हो जाएगा 10 इंटू 4/5, ये हो गया 8 न्यूटन। ठीक है, वैसे 10 कॉस 53 कितना हो जाएगा, कॉस 53 की वैल्यू हो जाएगी 3/5, तो 10 इंटू 3/5 ये हो जाएगा 6 न्यूटन। ठीक है, 6 न्यूटन हो गया राइट वर्ड डायरेक्शन में 10 कॉस 53। तो अब 4 kg में एक बार सारे फोर्सेस लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिला के साफ साफ। तो एक 4 kg में फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल में 20 न्यूटन राइट वर्ड, और एक 4 kg में लग रहा है अपवर्ड 15 न्यूटन, और क्या लग रहा है 6, हाँ एक लग रहा है इधर 6 न्यूटन राइट वर्ड में ना, तो ये भी 6 न्यूटन राइट वर्ड ही है। ठीक है, और 8 न्यूटन नीचे की ओर लग रहा है, 8 न्यूटन नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, अच्छा तो हमने सारे फोर्सेस लिख लिए। अब एक फोर्स 20 न्यूटन, एक 15 न्यूटन और एक 6 न्यूटन और एक 8 न्यूटन, 4 फोर्सेस हैं, चारों को हमने दिखा दिया हुआ है इस पे। तो अब देखो हॉरिजॉन्टल वाले को पहले देखो, इस जो एफ नेट है वो कितना है, अब इस बार हॉरिजॉन्टल में एफ नेट ही एम में डेवलप करेगा सेकेंड लॉ से, और एफ नेट कितना है 20 + 6 एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों 26 हो जाएंगे न्यूटन, एंड दैट विल बी 4 इंटू ए, तो ए कितना आ गया 26/4। इतना एक्सेलरेशन डेवलप होगा 4 kg में राइट वर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज फोर्स सारे के सारे राइट वर्ड डायरेक्शन में, तो 26/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, डेसिमल में आंसर आएगा। अच्छा, और नॉर्मल निकालना इस बार, तो देखो हम जानते हैं 4 kg में एक mg फोर्स लगता है नीचे की ओर, ठीक है, और एक नॉर्मल भी लग रहा होता है। ठीक है, तो 8 न्यूटन तो चलो इनके वजह से आया, लेकिन mg नहीं दिखाया था हमने, mg कितना होगा 4 इंटू 10 40 न्यूटन, राइट, g की वैल्यू 10 होती है और m कितना है 4 है, तो mg किया हमने तो 40 न्यूटन नीचे की ओर आया। ठीक है, जो अर्थ खींच रहा है इस बॉडी को अपनी तरफ, और इसी की वजह से एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है इस 4 kg पे अर्थ के द्वारा। ठीक है, तो अब अगर हम लोग वर्टिकल वाले को कंसीडर करें फोर्सेस को, तो ये दोनों वर्टिकल वाले और ये दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड वाले इक्वल होने चाहिए, बैलेंस करने चाहिए, तभी 4 kg स्टेबल बना हुआ है इस पोजीशन पे, राइट। इसका मतलब इक्वेशन बनेगी n + 15 इज इक्वल टू 40 + 8, तो n कितना आ गया 48 - 15, यानी कितना हो गया 3 और 3 यहाँ पे 33 न्यूटन का नॉर्मल आ गया। सही है, 8 - 5 3 और 4 - 1 भी 3, 33 न्यूटन का नॉर्मल आ गया। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना डेवलप हुआ 26/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक, अब देखो इस बॉडी में यहाँ पर मास m1 दिया हुआ है, यहाँ पर मास m2 दिया हुआ है, हमें a और n ऑन द बॉडीज निकालना है। एक्सेलरेशन तो निकालना ही है और नॉर्मल निकालना है, बॉडीज में क्या लग रहा होगा, इन दोनों बॉडीज के बीच में नॉर्मल क्या लग रहा होगा। तो इसको देखो, पहले m1 पे फोकस करो, m1 का मैंने अलग से फिगर बनाया, इसमें फोर्स f लग रहा है m1 पे, राइट। अच्छा, और मान लो इस f के कारण इस m1 में जो एक्सेलरेशन डेवलप हुई वो a है। ठीक है, अच्छा अब ये m1 वाला m2 को कुछ धक्का देगा ना, कुछ फोर्स लगाएगा, मान लो n फोर्स लगाया, m1 वाला ने m2 पे कुछ नॉर्मल लगाया लेट्स सपोज, ठीक है, फोर्स लगाया n नाम का, तो m2 वाला भी वही फोर्स m1 पे लगाएगा ना। ठीक है, अच्छा जब ऐसा होगा तो हम ये कह सकते हैं m1 पे एक फोर्स इधर भी लग रहा है n नाम का। ठीक, अच्छा तो अब एक काम करो, इस m2 को भी बना लो, m2 को भी बना लो,
तो जब m2 को हमने बनाया तो देखा कि m2 पे एक फोर्स लग रहा है n, राइटवर्ड डायरेक्शन में, जो कि m1 ने लगाया था, तो हमने राइटवर्ड में दिखा दिया, ठीक है। और जिसके वजह से जो एसेलरेशन डेवलप होगी वो इसमें भी a ही होगी m2 में, बिकॉज क्यों, देखो m1 और m2 साथ में चलेंगे, राइट। जब ये फोर्स F लगाते हो दोनों साथ में खिसकेंगे ना आगे की ओर, तो जब साथ में खिसकेंगे दोनों में एसेलरेशन भी सेम ही होगी फिर, तो इसमें अगर a है तो इसमें भी a होगी, ठीक। अब m2 किस फोर्स की वजह से a एसेलरेशन डेवलप कर रहा है, इस n की वजह से, तो हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू m2 इंटू a, बिकॉज हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू हमेशा, आई मीन F नेट इज इक्वल टू क्या होता है, ma के बराबर होता है, यही सेकेंड लॉ है हमेशा से। तो n इज इक्वल टू m2a इस फॉर्मूले से हमने लिख दिया। वैसे ही यहाँ पर नेट फोर्स क्या है, देखो एसेलरेशन इस तरफ है तो फोर्स ये वाला ज़्यादा होगा, F माइनस m नेट फोर्स हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू m1 इंटू a, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग n की वैल्यू निकाल सकते हैं, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F माइनस m1a आ गई, ठीक है। अब ये n की वैल्यू यहाँ रख दो, F माइनस m1a इज इक्वल टू m2a, तो F कितना आ गया देखो, m1a प्लस m2a आ गया, और यहाँ से हमें मिला एसेलरेशन इज इक्वल टू, आई मीन एसेलरेशन को कॉमन ले लो तो ये इक्वेशन बन जाएगी ना, यहाँ a कॉमन ले लिया तो m1 प्लस m2 ब्रैकेट के अंदर आ गया इज इक्वल टू f हो गया, तो a की वैल्यू आ गई f अपॉन में m1 प्लस m2, यानी इतने एसेलरेशन से दोनों बॉडीज मूव करेंगी एक साथ। यहाँ पर m1 की भी एसेलरेशन वही रहेगी a, और m2 की भी एसेलरेशन वही रहेगी a, और दोनों बॉडीज साथ में मूव करेंगी a एसेलरेशन के साथ, जो कि इतनी आ रही है f अपॉन में m1 प्लस m2। अब नॉर्मल कितना लग रहा होगा बॉडीज में, ये n जो एक दूसरे के बीच में लग रहा है, इन दोनों के बीच में, m1 m2 के बीच में, वो n निकाल लेते हैं, वो n हमने निकाला हुआ है यहाँ पे, m2 a के बराबर है, तो n की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग m2 इंटू ये a रख के, यानी कि f अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। तो नॉर्मल भी आ गया जो इन दोनों बॉडीज के बीच में लग रहा है, ठीक। अब देखो हमें फाइंड करना है a ऑफ ऑल ब्लॉक्स एंड n बिटवीन 4 kg एंड 3 kg, ठीक है। तो अब 4 kg और 3 kg के बीच में मान लो नॉर्मल n लग रहा है, आई मीन 3 kg ने 4 kg पे n लगाया और 4 kg ने दब 3 kg पे n उल्टा लगाया, ठीक है, इक्वल अपोजिट लगाते हैं ना। तो a ऑफ ऑल ब्लॉक्स निकालना है हमें इस बार, और ये n भी निकालना है। तो जाहिर सी बात है तीनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे, बिकॉज 18 न्यूटन जो है इसको साथ में खिसकाएगा, तो एसेलरेशन मान लेते हैं सबका a है। तो अब 2 kg पे ध्यान दो, 2 kg वाले पे ध्यान दो, 2 kg का अगर हमने फिगर बनाया तो इस पे एक 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, और एसेलरेशन a डेवलप हो रही है, क्योंकि सब में a है तो 2 kg में भी a है, और 2 kg ने 3 kg पे लेट्स सपोज n1 फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, n1 फोर्स लगाया, तब 3 kg ने 2 kg पे भी n1 लगाया, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 kg पे यहाँ पर n1 लग रहा है 3 kg के द्वारा, और 80 न्यूटन इधर लग ही रहा है, और एसेलरेशन a डेवलप हुआ, ठीक है। वैसे ही 3 kg का फिगर बनाओ, 3 kg का जैसे फिगर बनाते हैं हम, तो देखते हैं कि एक n तो इस तरफ लग ही रहा है और एक n1 लग रहा है यहाँ से, ठीक है, जिसकी वजह से a एसेलरेशन डेवलप हो रही है। 3 kg में भी a ही होगी डेवलप, वैसे ही 4 kg में क्या डेवलप होगी, a एसेलरेशन डेवलप होगी राइटवर्ड में ही, ठीक है। और क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, 4 kg में खाली एक n लग रहा है सिर्फ राइटवर्ड में, और कोई फोर्स नहीं लग रहा 4 kg पे, देख लो, है ना। तो अगर हम सबकी इक्वेशन लिखने बैठे हैं अगर, तो क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 4a, बिकॉज n फोर्स के कारण ही 4 इंटू मास इंटू एसेलरेशन डेवलप होगा, फॉर्मूला यही है सेकेंड लॉ का, एफ नेट इज इक्वल टू m में, तो सब इसी से लिख रहे हैं हम लोग। एफ नेट क्या है, n है यहाँ पे, और 4 इंटू ए मास इंटू एसेलरेशन। वैसे यहाँ पर एफ नेट क्या होगा, एसेलरेशन इस तरफ है तो n1 ज़्यादा होगा, तो एफ नेट होगा n1 माइनस n इंटू में 3 इंटू ए, राइट। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी एसेलरेशन इस तरफ है तो 18 ज़्यादा होगा n1 से, तो 18 माइनस n1 शुड बी इक्वल टू 2 इंटू ए, राइट। अच्छा, तो n की वैल्यू 4a जरा यहाँ पुट कर दो, तो n1 कितना आ गया, 4a प्लस 3a आ गया, यानी कि 7a आ गया, ठीक है। और ये 7a यहाँ पुट कर दो जरा, तो 18 माइनस 7a इज इक्वल टू 2a, ये 7 यहाँ a यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 9a, 9a इज इक्वल टू 18 आ गया, हैंस a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
18/9 करेंगे तो 2 आ जाएगा ना। तो जो एसेलरेशन है, कॉमन एसेलरेशन सारे बॉडीज का, वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब हमें n निकालना है जो 3 kg 4 kg के बीच लग रहा है, n, जो कि इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम लोग। 4 इंटू ए कर दो, a की वैल्यू 2 है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 8 न्यूटन। तो जो नॉर्मल 3 kg 4 kg के बीच में लग रहा है वो कितना है, 8 न्यूटन का है। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर और तुम्हें सेकंड लॉ समझ में आया न्यूटन का। अब देखो यहाँ पर हमें टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग में, और हमें ए फाइंड करना है m1 और m2 का। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक इस m1 और m2 को, जो कि मान लो एक सरफेस पे रखे हुए हैं टेबल पे किसी, इन दोनों बॉडीज को m1 m2 को एक धागे से या एक स्ट्रिंग से बांध दिया गया हुआ है। ठीक है, और यहाँ एक फोर्स से खींचा जा रहा है m2 को, तो क्या होगा, ये तन जाएगी बीच वाली जो स्ट्रिंग है और उसमें एक टेंशन डेवलप हो जाएगा। ठीक, तो वो टेंशन मान लो T है, तो वही टेंशन हमें निकालना है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। और जब ये F से खींचेंगे तो ये दोनों बॉडीज बीच में तना हुआ है ये स्ट्रिंग, तो m1 m2 एक ही एसेलेरेशन साथ में मूव करेंगे, राइट वर्ड, तो एक कॉमन एसेलेरेशन दोनों मूव करने शुरू हो गए, वो निकालना है हमें ए बी। ठीक है, तो पहले क्या करें, देखो m2 का फिगर बनाते हैं पहले। m2 पे फोर्स एक F इधर लग रहा है, ठीक है, और एसेलेरेशन a, क्योंकि दोनों में है तो m2 में भी a एसेलेरेशन है राइट वर्ड में। ठीक है, अब टेंशन कैसे लगेगा, टेंशन इस तरफ लगेगा m2 पे, और m1 पे फोर्स बनाएंगे तो m1 में, m1 किस वजह से a एसेलेरेशन से मूव कर रहा है, राइट वर्ड, इस टेंशन के खिंचाव के कारण मूव कर रहा है, तो टेंशन m1 पे राइट वर्ड लग रहा है, जिसकी वजह से उस m1 में a एसेलेरेशन डेवलप हो रही है। ठीक है, तो अब अगर इक्वेशन लिखें सेकंड लॉ से, जो कि क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू m में होता है किसी भी बॉडी पे, तो यहाँ पर एफ नेट क्या है, t है, दैट विल बी इक्वल टू m1 इंटू ए। फर्स्ट बॉडी के लिए हमने m1 के लिए इक्वेशन लिखी, वैसे इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो अब एफ नेट क्यों क्या होगा, देखो f ज़्यादा होगा t से, बिकॉज a इस तरफ है, तो f माइनस टी जो होगा वो एफ नेट हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू m2a। ठीक है, तो t कितना आ चुका है, m1a आ चुका है, वो यहाँ पुट कर दो, f माइनस m1a इज इक्वल टू m2a, तो f की वैल्यू आ गई m2 प्लस m1 इंटू में a। ठीक है, ये फोर्स आ गया हमारा। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, टेंशन चाहिए पहले, तो a यहाँ से निकाल लो, a कितना आ रहा है, f अपॉन में m1 प्लस m2 आ रहा है, राइट। अब ये a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो m1 टाइम्स f अपॉन में m1 प्लस m2, ये हमारा टेंशन हो गया। ठीक है, तो ये टेंशन हमें चाहिए था स्ट्रिंग में, जो कि इतना है m1 f अपॉन में m1 प्लस m2, तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया, t की वैल्यू हमें निकल चुकी है। अब a निकालना है, a भी निकल चुका है बाय द वे, a की वैल्यू आई है f अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो जो एसेलेरेशन m1 m2 के बीच में डेवलप हो रहा है, जो कॉमन एसेलेरेशन डेवलप हो रहा है दोनों का, वो इतना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड T1 एंड T2। अब देखो यहाँ पर 2 kg 1 kg 3 kg इन तीनों को इन स्ट्रिंग से बांध दिया गया हुआ है। पहले स्ट्रिंग में टेंशन T1 डेवलप हुई है, दूसरे स्ट्रिंग में T2 डेवलप हुई है। कब, जब 6 न्यूटन के फोर्स से हम लोग खींच रहे हैं 3 kg वाले को, तो जाहिर सी बात है ये सारे एक साथ खींच जाएंगे, बिकॉज ये स्ट्रिंग्स तन जाएंगी अंदर में। तो अगर कॉमन एसेलेरेशन डेवलप होगा A, तो हर 2 kg 1 kg 3 kg हर मास में A एसेलेरेशन ही डेवलप होगा। तो अगर 2 kg का हम लोग फोर्स दिखाएं तो 2 kg के फोर्स पे एक एसेलेरेशन इस तरफ लग रहा है, राइट। अच्छा, और ये एसेलेरेशन किस फोर्स के कारण डेवलप हो रहा है, इस टेंशन के कारण, तो टेंशन की डायरेक्शन इधर होगी T1। ठीक है, अब 1 kg पे देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। 1 kg पे देखो एसेलेरेशन तो इस तरफ है ही, तो T2 के कारण T2 किस तरफ लग रहा होगा, जाहिर सी बात है T2 इस तरफ लग रहा होगा। ठीक है, और T1 इस बार 1 kg पे इस तरफ लग रहा होगा, बिकॉज देखो जब तुम तनी हुई स्ट्रिंग को देखते हो तब क्या होता है कि इस एंड पे देखोगे तो ये T1 इधर खींच रहा है, लेकिन यहाँ से भी तो तना हुआ है, यहाँ से भी स्ट्रिंग तनी हुई है, तो 1 kg के इस तरफ देखेंगे, इस एंड से देखेंगे तो T1 धक्का नहीं दे रहा होगा, T1 खींच रहा होगा, तो इसको ऐसे फोर्स दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, अब हम लोग 3 kg का फोर्स करते हैं, 3 kg का फोर्स दिखाते हैं। इसमें भी एसेलेरेशन इस तरफ है और इसमें 6 न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा है, राइट वर्ड, F इज इक्वल टू 6 न्यूटन दिया हुआ है, और T2 जो है वो 3 kg में इस तरफ लग रहा होगा, बिकॉज स्ट्रिंग तनी है ना, खींची हुई है। ठीक है, तो ये T2 ऐसे होगी। अब सबकी इक्वेशन लिखने बैठ जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर T1 ही जो है नेट फोर्स है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ए। यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा, T2 ज़्यादा होगा T1 से, बिकॉज ए इस तरफ है, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए हो जाएगा।
ये इक्वेशन आ गई। वैसे थर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए इस तरफ है तो 6 माइनस टी टू इज इक्वल टू 3 इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करें, यहाँ से T1 की वैल्यू रख दो इसमें, तो आ गया T2 माइनस 2a इज इक्वल टू ए, यानी T2 की वैल्यू आ गई 3a। ठीक है, T2 की वैल्यू 3a आ गई। अब ये T2 को यहाँ रख दो, 6 माइनस 3a इज इक्वल टू 3a, तो 3a ऐड हो जाएंगे, 6a हो जाएगा इज इक्वल टू 6, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एसेलरेशन आ गया हमारा, जो कॉमन एसेलरेशन तीनों मासेस का है वो आ गया। अब हमें T1 T2 निकालना है, तो T1 का हमने ये फॉर्मूला लिखा था 2a, तो 2 इंटू 1 कर दो, 2 न्यूटन हो गया T1, और T2 3 इंटू ए था, तो 3 इंटू 1 कर दिया, 3 न्यूटन आ गया। तो आंसर आ गया T1 का 2 न्यूटन और T2 का 3 न्यूटन। ठीक है, जो चाहिए था हमें निकल गया। अब देखो हमें टेंशन निकालना है स्ट्रिंग में और ए भी निकालना। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक मासलेस पुली है, ये पुली कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसे इस सीलिंग से बांध के, इस वायर के थ्रू और इस स्ट्रिंग के थ्रू इस पुली को बांधा गया हुआ है, ये मासलेस पुली है। ठीक, और इसके ऊपर एक स्ट्रिंग को बांधा गया हुआ है, और वो स्ट्रिंग जो है एक तरफ मास m1 से लटकी हुई है और यहाँ पर मास m2 से लटकी हुई है। तो क्या हो रहा है, मास m1 ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और मास m2 नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन से ही। ठीक है, तो हमें इस स्ट्रिंग में टी जो है वो निकालना है और ये एक्सेलरेशन ए निकालना है। तो देखो अब क्या हम कर सकते हैं, m1 पे फोर्सेस दिखाने होंगे। m1 पे देखो ये टी जो लग रहा होगा वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, राइट, ये टी ऊपर की तरफ लग रहा होगा m1 पे, और mg जो लग रहा होगा m1g ग्रेविटेशनल फोर्स, वो नीचे की ओर लग रहा होगा, राइट। और m1 इंटू ए नेट फोर्स होगा ना, बिकॉज देखो हम जानते हैं कि एफ नेट जो होता है वही ma के बराबर होता है। तो यहाँ पर एफ नेट कितना होगा, m1 बॉडी पे देखो, m1 बॉडी पे नेट फोर्स होगा m1 इंटू एसेलरेशन, मास इंटू एसेलरेशन, और वो किसके बराबर होगा, t माइनस m1g, बिकॉज एसेलरेशन इस तरफ है तो t वाला बड़ा होगा ना, तो t माइनस m1g। ठीक है, इससे इक्वेशन आ गई। वैसे m2 के बारे में देखो, m2g नीचे लग रहा है और t ऊपर लग रहा है m2 पे, और एसेलरेशन नीचे की ओर है, तो इस बार m2a ऐसे लिखेंगे, m2a इज इक्वल टू m2g माइनस टी, m2g माइनस टी। क्यों, क्योंकि m2g बड़ा है t से, तभी एसेलरेशन नीचे की ओर लग रहा है m2 पे, तभी हमने m2a नेट फोर्स लिखा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू m2g माइनस टी। ठीक, तो अब देखो दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो t की वैल्यू आ जाएगी। ये पहली इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। कोई सा भी उठा के हम सॉल्व कर सकते हैं। मान लो हमने a को रिप्लेस किया अगर, तो क्या लिख सकते हैं, a को m2g माइनस टी अपॉन में m2 लिख सकते हैं ना। अब ये a को यहाँ रख दो, तो क्या आ जाएगा, m1 m2g माइनस टी अपॉन में m2 इज इक्वल टू टी माइनस m1g। ठीक है, अगर हम लोग m2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करें दोनों साइड, तो यहाँ मिल जाएगा m1 m2g माइनस टी m1, और इधर आ गया टी m2 माइनस m1 m2g। ठीक है, ये दोनों टर्म ये इधर आएगा तो एडअप हो जाएंगे, 2m1 m2g हो गया, और ये उधर गया तो t कॉमन आ गया और m1 प्लस m2 हो गया। तो t की वैल्यू कितनी आ रही है, 2m1 m2g अपॉन में m1 प्लस m2 आ रही है। ठीक है, ये टेंशन की वैल्यू आ गई जो हमें चाहिए थी स्ट्रिंग में। और एक्सेलरेशन को हम निकालना चाहें तो ये t को यहाँ पर रख देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। कर लेते हैं, तो देखो पहले टर्म पे ध्यान दो, m2g बाई m2 करेंगे तो g ही बन जाएगा, माइनस में t अपॉन में m2, ऐसा लिख सकते हैं ना a को, और t इतना आया हुआ है जिसको अगर m2 से डिवाइड करेंगे तो m2 कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा, g माइनस 2m1g अपॉन में m1 प्लस m2, राइट। जिसको फर्दर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो करीब करीब जो वैल्यू आएगी वो आएगी m2g माइनस m1g अपॉन में m1 प्लस m2 आएगी। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, m2g माइनस m1g अपॉन में m1 प्लस m2, और टेंशन जो आ रही है वो 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 आ रही है इस स्ट्रिंग में। ठीक है, और इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।